लेक्चर है वो है रिगार्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रीनल सिस्टम को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एफसीपीएस और द मोस्ट रिपीटेटिव एमसीक्यूज जो कि कॉन्सेप्ट चेक होते हैं आपके, हम वो डिस्कस करेंगे। लेडी टुक एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर शी डेवलप्ड रैश। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रैश हुई है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसके लिए आपने एंटीबायोटिक दी है। एंटीबायोटिक के बाद रैश हो रही है, मसल एक से क्रेटिनिन उसका लेट हो गया, यूरिन के अंदर इयोसिनोफिलिया आ गया। टिपिकल सिनेरियो, जब भी एंटीबायोटिक्स के बाद पेशेंट को क्रेटिनिन पेशेंट का ऊपर चला जाए और इयोसिनोफिल्स नजर आए, दिस इज एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये ड्रग इंड्यूस्ड है। ठीक है, आपको पता है इसका टिपिकल सिनेरियो क्या होता है। टीबी का पेशेंट है, उसको आपने रिफेम्पिसिन दी है, पेशेंट को ये सिम्टम्स आ गए तो डायग्नोसिस किया, तब भी आपने यही करना है चूज। 3 साल का बच्चा है, हिमाचूरिया के साथ आया है बच्चा, बीपी और पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, बीपी उसका रेस्ट है। 10 दिन पहले उसको सोर थ्रोट, अब हुआ क्या है कि सोर थ्रोट हुआ, 10 डेज बैक, अब पेशेंट को हिमाचूरिया हो रहे हैं। मैं चाहता हूं एक दफा ही समझने ताकि पूरी जिंदगी याद है। 10 दिनों बाद अगर हिमाचूरिया और सोर थ्रोट के, तो आपने लिखना है दिस इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लेकिन अगर सोर थ्रोट के 5 दिन बाद सेम सिम्टम हिमाचूरिया हो, तो फिर आप क्या सोचेंगे? एनीवन, कोई भी जल्दी से मुझे बता दे। 5 दिन बाद अगर एक पेशेंट को सेम सिम्टम्स होते हैं, फिर आप क्या सोचेंगे? कोई बता सकते हैं? 5 दिन बाद, ओके, नहीं पता। आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी, इन दोनों का डिफरेंशियल यही होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सोर थ्रोट क्यों? सोर थ्रोट एक म्यूकोजल इन्फेक्शन है, कोई भी जीआईटी का हो सकता है, डायरिया हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ना कोई म्यूकोजल इन्फेक्शन हो, उसके 5 दिन बाद अगर वो हिमाचूरिया तो आईजी नेफ्रोपैथी, कोई ना कोई म्यूकोजल इन्फेक्शन हो 10 दिन बाद हिमाचूरिया तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। तो इसको 10 दिन बाद हुआ है, तो दिस इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डायबिटिक फीमेल है, इन्फेक्शन रिसेंटली उसका हुआ था, नाउ प्रेजेंट विद रैश ओवर बॉडी, क्रेटिनिन उसका रेज्ड है। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? पेशेंट को क्या हुआ? इन्फेक्शन, आपने कोई ना कोई एंटीबायोटिक दी है? नहीं, बल्कि वो कहता है कि पेशेंट डायबिटिक है, इन्फेक्शन रिसेंटली नाउ प्रेजेंटेड विद रैश ओवर द बॉडी एंड रेज्ड क्रेटिनिन। तो इसमें अब क्रेटिनिन इज रेज्ड ड्यू टू विच कंडीशन? थोड़ा सा वेग सिनेरियो है इसमें। पेशेंट को एक, ये असल में एलर्जिक नेफ्राइटिस का सिनेरियो था, लेकिन नीचे कोई ऑप्शन नहीं है एलर्जिक राइनाइटिस का। आई थिंक सो थोड़ा सा गलती हो गई है टाइप करने में। ये बी को ना आप एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक सॉरी नेफ्राइटिस करें। ठीक है, ये एलर्जिक ड्रग इंड्यूस एलर्जिक नेफ्राइटिस पेशेंट हो गया, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि जब भी किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक दे, उसके बाद अगर उसका क्रेटिनिन ऊपर चला जाए और यूरिन के अंदर उसको इयोसिनोफिलिया नजर आए और एक और चीज जिस्म पे रैश हो, तो आपने सोचना है दिस इज ड्रग इंड्यूस नेफ्राइटिस। ठीक है, 50 साल का ओल्ड मेल है, स्मोकर है, पेन एब्डोमेन के साथ आया है, राइट किडनी उसका मैस है, लिम्फ नोड्स एनलार्ज है, हाइलम इज फाउंड। मतलब ये कि बड़ा सा किडनी, हाइलम में लिम्फ नोड्स एनलार्ज है, ओल्ड एज मेल है। ठीक है, तो ओल्ड एज में आपको पता है मैलिग्नेंसी सोचनी होती है, तो क्या इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है? नेफ्रोब्लास्टोमा नहीं हो सकता, दिस इज रीनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, नेफ्रोब्लास्टोमा बच्चों के अंदर ज्यादा प्रेजेंट करता है। एक नेफ्रो होता है जिसको विल्म्स ट्यूमर कहते हैं, एक न्यूरोब्लास्टोमा भी होता है। ठीक है, ये बच्चों में होता है। इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? दोनों बच्चों में होते हैं। जो नेफ्रोब्लास्टोमा होता है, न्यूरोब्लास्टोमा, ये मिड लाइन को क्रॉस करता है। मतलब ये कि आपको पता है दरमियान में एओर्टा पड़ी हुई है, आईवीसी पड़ी हुई है राइट साइड पे, दोनों साइड पे किडनीज है। जो विल्म्स ट्यूमर होता है ना, वो इधर ही मैस प्रेजेंट करता है। लेकिन जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है, वो मिड लाइन को क्रॉस करता है, ऐसे बड़ा सा मैस होता है। ये मैंने पीरियड्स में एक पेशेंट देखा था इससे। 52 ईयर ओल्ड मेल है,
passes few drops of blood at the end of maturation. End of maturation पे blood आ रहा है, ठीक है, और ओल्ड एज है. व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक? अब आपको पता है ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा है, तो अगर एंड पे मेचुरेशन के ब्लड आ रहा है तो इट मींस ब्लैडर से आ रहा है. तो ब्लैडर से देखने के लिए आप क्या करोगे, ब्लैडर के अंदर कोई प्रोब लेके जाओगे, उसके लिए आप सिस्टोस्कोपी करनी पड़ेगी, ठीक है. सिस्टोस्कोपी इज द राइट आंसर. 9 साल का बच्चा है, प्रेजेंट हुआ लेथार्जिक है, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस है, मतलब कि एडीमा है बच्चे को. फॉर्मिंग इन द यूरिन है, प्रोटीन आ रहे हैं. फॉर्म तब भी होती है. इस ब्लड क्रिएटिनिन नॉर्मल है. द डॉक्टर सस्पेक्टेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम. Which of the following would confirm his suspicious? Sorry, this is not nephritic, this is nephrotic. ठीक है, डॉक्टर नेफ्रोटिक का है. क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वंस इन अ लाइफ अब आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ ताकि आप लोग इसको कभी ना भूलें इंशाल्लाह, ठीक है. तो अब आप पूरी जिंदगी याद सुनते रहे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 2 तरह का होता है, या नेफ्रोटिक होता है या नेफ्रिटिक होता है. यही बात है. कैसे सिनेरियो में पिक करें कि ये नेफ्रोटिक है या नेफ्रिटिक है? यूरिया और क्रेटिनिन याद रखिएगा, नॉर्मल होता है नेफ्रोटिक में, इसमें डी रेंज होता है, ठीक है. इसको एजोटीमिया कहते हैं, एजोटीमिया पेशेंट को होता है. दूसरी चीज ये होती है, इसमें पेशेंट नॉर्मोटेंसिव होता है नेफ्रोटिक में, इसमें हाइपरटेंशन होता है. इसमें प्रोटीन की एक्सक्रीशन जो होती है ना यूरिन में, वो 3.5 ग्राम से ज्यादा होती है 24 आवर्स में, इसमें कम होती है. इसमें कोलेस्ट्रोल के लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाते हैं, इसमें नॉर्मल रहता है. इसमें कैस नेगेटिव होती है, कोई कास्ट यूरिन में नहीं आती. इसमें हिमाचूरिया होगा और कास्ट आएगी. सो ये एक कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में आइंदा के बाद के लिए याद रखते हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नेफ्रिटिक के अंदर जो पॉजिटिव चीजें होती हैं कि डिरेंज्ड आरएफटीज होते हैं, यूरिया पेशेंट का बड़ा होगा, क्रेटिनिन बड़ा होगा, पेशेंट को हाइपरटेंसिव होगा, पेशेंट को हिमाचूरिया होगा. नेफ्रोटिक वाले ज्यादातर एडिमेटर्स होते हैं, प्रोटीन ज्यादा एक्सक्रीट होते हैं, तो ये इन पे एडिमा होता है. एडिमा इनमें भी होता है नेफ्रिटिक वालों में, लेकिन नेफ्रोटिक वालों में ज्यादा ब्रॉड होता है. और यूरिया क्रेटिनिन नॉर्मल होता है नेफ्रोटिक में, और ब्लड में कोलेस्ट्रोल ज्यादा होता है. किसी बच्चे को ये चीजें समझ ना आई हो, ठीक है, किसी को समझ ना आई हो, एवरीवन प्लीज मुझे बता दें किसी को ये कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ये पता चल जाए कि कभी भी सिनेरियोज जब आए, को नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक को कैसे डिफरेंशिएट करना है. हो गया क्लियर? कोई एक बच्चा टाइप कर दिया करे, बहुत डल रिस्पॉन्स ना दिया करे, मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर होता हूँ काइंडली. तो अब इस बच्चे में नेफ्रोटिक है, तो कंफर्म कैसे करेंगे? आप उसकी में क्या रखेंगे, प्रोटीन इन द यूरिन और कोलेस्ट्रॉल इन सीरम आप चेक करेंगे, ठीक है. तो ये आपका डायग्नोसिस नेफ्रोटिक की तरफ जाएगा. Water has a very important role in regulation of several function. So nature has made a system. अब वो पूछना चाह रहा है सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे एब्सॉर्ब होता है? तो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर. अब ये है, अब इतना लंबा प्रेग्नेंट लेडी है, उसको ये करना है, बच्चे की मूवमेंट्स उसको ऑब्जर्व नहीं हो रही, अल्ट्रासाउंड में ओलिगोमेनोरिया आ गया है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस आ गया है, और फीटस की कंप्रेशन आ रहा है, लिम्ब डिफॉर्मिटीज है बच्चे के अंदर. ये सारा पोर्टर सीक्वेंस इसको कहते हैं. जब भी ओलिगो हाइड्रोमिनास हो ना, साथ बच्चे के अंदर ये वाले एबनॉर्मलिटीज हो, इसको पोर्टर सीक्वेंस कहते हैं. तो ओलिगो हाइड्रोमिनास की वो पूछना चाह रहे हैं क्या वजह है. अब आपको ये बात पता है कि किडनी से प्रोड्यूस होता है यूरिन, और वो वाला यूरिन बच्चे का बेसिकली एमनियोटिक सैक के अंदर जाता है, ठीक है. और वही बताता है कि पेशेंट को अगर ओलिगोमेनिराइज है तो इसका मतलब है कि यूरिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, एमनियोटिक सैक में यूरिन कम है, और बाहर सैक के अंदर कम होगा तो ओलिगोमेनोरिया होगा. तो वो पूछना चाह रहा है काज क्या होगी. काज क्या है कि क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी और डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये काज होगी. यूरिन कहाँ से बनता है आपको ही पता है, यूरिन ब्लड से ही बनता है, बेसिकली ब्लड से फिल्ट्रेट होता है. तो जब प्लेसेंटा से ब्लड कम आएगा बच्चे में, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा है,
बेबी की किडनीज में, किडनी से फिल्टर होकर यूरिन बनता है, यूरिन एमनियोटिक सैक में आता है, वो प्रेशर बिल्ड करता है, तो बच्चे की मूवमेंट्स के लिए जरूरी होता है। अब अगर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, यूरिन आउटपुट कम होगी तो एमनियोटिक सैक में कम होगा और बच्चे को ओलिगो हाइड्रोमेनोस हो जाएगा। अब ये आपको असल में दोबारा बच्चों की एक नॉर्मलिटी है कि जो लोअर पोल है किडनी का वो फ्यूज्ड हुआ हुआ है, ठीक है, यू शेप स्ट्रक्चर दैट्स अराउंड द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब लोअर पोल किडनी का फ्यूज हो जाता है तो इसको कहते हैं हॉर्स शू किडनी। एक तो एमसीक्यूज ये आता है, कभी कभी एमसीक्यूज ये आता है कि बच्चा डायग्नोस केस है हॉर्स शू किडनी का, तो पूछा जाता है कौन सी आर्टरी जो है वो लॉक हो जाती है, कौन सी आर्टरी लॉक करती है इसको, या इसके ऊपर पड़ी होती है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी पड़ी होती है, तो ये आपने बताना होता है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? बच्चों वाला एमसीक्यूज एफएससी के लेवल का। नेफ्रॉन्स। 35-year-old में वुमेन है, लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपने करनी है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है असेसमेंट के लिए। अगर किसी भी बंदे को आप किडनी ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हो ना, तो आपने उसका देखना होता है कि जो वेसल्स है ना, खास तौर पे वेन और आर्टरी, इनकी लेंथ एक्सटेंडेड हो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी कि आप क्यों लेफ्ट किडनी को करते हैं, क्योंकि लेफ्ट किडनी की जो रीनल वेन होती है उसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए आपको ये बात तो बखूबी पता है कि राइट रीनर और लेफ्ट रीनर आईवीसी के अंदर ड्रेन करती है। तो राइट वाली क्योंकि साथ ही पड़ी होती है वो छोटी होती है, लेफ्ट वाली इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। एक और क्या पेक्यूलर एबनॉर्मेलिटी है रिगार्डिंग गोनेडल वेन्स? एनीवन सोच बताएं। टेस्टिस से जो राइट गोनेडल वेन होती है वो सीधी आईवीसी में जाती है, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे टेस्टिस की गोनेडल वेन होती है वो पहले लेफ्ट रीनल वेन के अंदर जाती है। ये बात याद रखिएगा। ये गोनेडल वेन्स जो होती है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लू ही कर देता हूँ वेन को, इधर भी, ठीक है। राइट रीनल वेन आईवीसी में जा रही है, लेफ्ट रीनल वेन आईवीसी में जा रही है। राइट गोनेडल वेन डायरेक्ट आईवीसी में जाती है, लेफ्ट गोनेडल वेन पहले लेफ्ट रीनल वेन में जाती है, फिर वो आईवीसी में जाती है। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा था कि लेफ्ट किडनी को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसकी रीनल वेन का साइज ज्यादा होता है, इतना ट्रेवल करके वो आईवीसी में जाती है राइट साइड पे। 62-year-old मैन है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज है, वो प्रेजेंट किया इमरजेंसी में रीनल फेलियर के साथ। अल्ट्रासाउंड में डिक्रीज ब्लड फ्लो आया रीनल मेडुला को, तो क्या रीजन है फॉर द मेडुलर सेंसिटिविटी टू हाइपोक्सिया एंड वल्नरेबिलिटी टू इस्केमिक चेंजेस? के कहता है कि मेडुला रिसीव सिग्निफिकेंट लेस ब्लड फ्लो इन रीनल कॉर्टेक्स। ये वजह है, जाहिर सी बात है, यही वजह है। मेडुला की हाई कंसंट्रेशन होती है नेफ्रॉन्स की, नहीं। मेडुला इज मोर रेजिस्टेंट टू इस्केमिक, नहीं। प्रोन ज्यादा यही होता है। मेडुला इज मोर सेंसिटिव मेडिकेशन, नहीं, यही बात नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेडुला के पास ब्लड फ्लो, क्योंकि मेडुला इनसाइड होता है, कॉर्टेक्स बाहर होती है, तो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स इसके कम होता है एज कम्पेयर टू कॉर्टेक्स। एक ओल्ड वुमेन है, हिस्टेरेक्टमी हुई है, यूट्रस आपने निकाल ली है बाहर। अब आपको पता है इधर किडनीज है, किडनीज के साथ यहाँ से यूरेटर भी जा रहा है, तो ड्यूरिंग द सर्जरी गायनेकोलॉजिस्ट से ये बड़ा मिस्टेक हो जाती है बाज़ औक़ात। जब वो यूट्रस को निकालते हैं तो यूरेटर को कट कर देती है। यही मसला हो गया, बच्चा ओल्ड वुमेन कुछ दिनों बाद आई है, पेन है और यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पोटेंशियल कॉज यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन का क्या होगा? गायने के बाद ट्रॉमा कर दिया उन्होंने। 55-year-old मैन प्रेजेंट विद रीनल डिसफंक्शन और फिजिशियन चाहता है कि जीएफआर कैलकुलेट करे। तो जीएफआर कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें हैं, एक होती है इन्युलिन क्लियरेंस, एक होती है क्रेटिनिन। तो क्लिनिकली हम क्रेटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ज्यादा जो एस्टिमेट बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट करने का जीएफआर है वो इन्युलिन क्लियरेंस है। तो मेजरिंग द एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम विद द इन्युलिन इज द बेस्ट वे। रफी के अंदर आपको ये एमसीक्यू इतना मिलेगा कि क्लिनिकली आपने क्रेटिनिन से करना है और बेस्ट वे इन्युलिन क्लियरेंस मेथड है। ब्लड फ्लो कैसे मेजर करते हैं? ब्लड फ्लो कैसे मेजर करते हैं रीनल सिस्टम का?
पैरा अमाइनो हेप्यूरिक एसिड से। ये बात याद रखनी है। अब ये इतना लंबा एमसीक्यूज है, आखिर से मैं पढ़ा दूं आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुली डाइल्यूट यूरिन इन द पेशेंट। अब पता क्या होता है, आपसे ये पूछना ये चाह रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। ये तो होती है कलेक्टिंग डक्ट्स, यहाँ पे एडीएच चेक करता है। अब यहाँ पे आपको पता है लूप ऑफ हेनरी इट्स बेसिकली इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। ये साल्ट को परमिएबल होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला जो पार्ट होता है ये वाटर को परमिएबल, हाँ, यहाँ से टू मच वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये वाटर को इम्परमिएबल होता है, यहाँ से किसी किस्म का कोई पानी एब्सॉर्ब नहीं होता। इस सेगमेंट से सबसे ज्यादा डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर एब्सॉर्ब होता है, असेंडिंग से नहीं होता, साल्ट एब्सॉर्ब होते हैं यहाँ से। आपको पता है यहाँ पे सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल होता है, जहाँ पे लूप डाययूरेटिक्स एक्ट करती हैं। अर्ली पार्ट डिस्टल पे सोडियम क्लोराइड चैनल होता है, यहाँ पे थायजाइड एक्ट करती हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट का फुली डाइल्यूट यूरिन आ रहा है तो कौन सा पार्ट इसके पास होगा। तो असल में जो अर्ली डिस्टल कन्वलेटिव ट्यूब्यूल है, क्योंकि जब यहाँ से यूरिन आता है ना, ऐसे आता है, तो यहाँ से वाटर एब्सॉर्ब होता है, इट्स बिकम टू मच हाइपरटोनिक, टू मच साल्टी हो जाता है, पानी एब्सॉर्ब हो जाता है। अब जब ये साल्टी आगे आगे जाता है तो साल्ट एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है, तो पीछे जब ये पहुंचता है ना थोड़ा थोड़ा साल्ट रह जाता है, ज्यादातर इसमें वाटर रह जाता है प्रपोर्शन, क्योंकि हम ना असल में पूरे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर प्रपोर्शन होते हैं कि इधर साल्ट ज्यादा है या वाटर ज्यादा है। जब ये इस पोर्शन में होता है तो टू मच यहाँ से वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है, तो इधर ये बहुत ज्यादा साल्टी हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है इस सेगमेंट में, डिसेंडिंग लिम्ब में। जब वो असेंडिंग लिम्ब में आता है इसी तरह कंसंट्रेटेड होता है, तो टू मच सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल्स के थ्रू भी एब्सॉर्ब होता है, फिर सोडियम क्लोराइड के थ्रू भी एब्सॉर्ब होता है। अब टू मच साल्ट चला गया, तो मैं आपको इसका शो इस तरह करता हूँ, ये वाले कलर से मैं आपको वाटर शो करता हूँ कि यहाँ से वाटर एब्सॉर्ब हुआ, फिर जब इधर आया तो वाटर थोड़ा कम कम था साल्ट। अब यहाँ से टू मच जब साल्ट एब्सॉर्ब हो गया रेड वाला, तो पीछे टू मच वाटर रह जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शन वाइज। तो इसलिए वो कहते हैं अर्ली पार्ट डिस्टल कन्वलेटिव ट्यूब्यूल का वो ज्यादा डाइल्यूट होगा। ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज भी आपको रफी के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा, तो मैंने इसको आसान तरीके में याद रखने का यही तरीका ध्यान में रखा था कि इस पोर्शन में क्योंकि ज्यादातर साल्ट एब्सॉर्ब हो चुका होता है तो ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पड़ा होता है। कलेक्टिंग डक्ट की बिल्कुल आपने कॉन्सेप्ट इलादा याद रखना है। कलेक्टिंग डक्ट जो स्टेटस होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, वो डिपेंड होता है एडीएच के ऊपर, अगर एडीएच रिलीज हो रहा है या नहीं। 40 साल का मेल है, क्लिनिक में है, कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग इन लेग्स फेस हैंड्स, एग्जामिनेशन पे एडिमा है, बीपी उसका रेस है थोड़ा सा, लैब्स में हाइपोएल्बुमिnemia है 24 में। अब इसमें बीपी इतना भी रेस नहीं है, 140/90 है। 24 में एक्सक्रीशन 3.5 ग्राम से ज्यादा है, तो ये लाइकली क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अगर किसी मरीज की जीएफआर 50% से कम हो गई है तो वो एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ चला जाएगा या सीकेडी की तरफ भी चला जा सकता है। अब सीकेडी की तरफ या एकेआई में जाएगा तो आपको पता है किडनी का कुछ इंपॉर्टेंट काम क्या क्या होते हैं। एक तो होता है बॉडी के अंदर से एसिड को एक्सक्रीट करना, वो एसिड नहीं जाएगा तो बंदा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है। एक तो ये होता है किडनी अगर शट डाउन हो जाए, यूरिया क्रेट के लेवल ज्यादा हो जाते हैं, किडनी पोटाशियम को एक्सक्रीट करता है, अगर ना हो किडनी का कोई मसला हो तो पोटाशियम ज्यादा हो जाता है। और एक और काम क्या होता है किडनी का, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, पेशेंट को अनीमिया होगा। और काम क्या होता है, पीटीएच रिलीज करता है, कैल्शियम कम हो जाएगा, फास्फेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म करता है, पीटीएच नहीं करता, सॉरी, वो करता है विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट किडनी के काम है। तो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि किस चीज के लेवल ज्यादा अलार्मिंग होंगे, वो पोटाशियम आपने चूज किया। 7 साल का स्कूल गोइंग चाइल्ड है, सोर थ्रोट के साथ आया, 2 वीक पहले उसको सोर थ्रोट हुआ था, मैंने आपको
बता दिया है कि 2 वीक पहले अगर किसी बच्चे को कोई भी म्यूकोजल इन्फेक्शन हो, जिसमें सोर थ्रोट हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, जीआईटी का कोई मसला हो सकता है, 2 वीक्स के बाद अगर बच्चा आ रहा है तो फिर आपने एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सोचना है। अब कहता है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको बताएगी कि इस बच्चे को SIADH है या वाटर डेप्रिवेशन है। SIADH में पानी बहुत ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होगा तो साल्ट सोडियम कम हो जाता है, यही बात है। तो जो सीरम ऑस्मोलैरिटी होती है ना, वो कम होती है। साल्ट क्योंकि कम है, ऑस्मोलैरिटी साल्ट पे डिपेंड है। वाटर डेप्रिवेशन में क्या होता है कि वाटर कम हो जाता है तो साल्ट ज्यादा हो जाता है, हाइपरनेट्रीमिक होते हैं ये। इनकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है ना, ये ज्यादा होती है। तो मेजर डिफरेंस सीरम ऑस्मोलैरिटी से बनता है हमारे पास इन दोनों कंडीशन में। तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज अ राइट आंसर, क्योंकि साल्ट ज्यादा हो जाता है, साल्ट ज्यादा होगा तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। 35-year-old वुमेन प्रेजेंट टू योर ऑफिस फॉर रेगुलर चेकअप। अच्छा जी, उसको कोई कंप्लेन नहीं है, बीपी उसका रेस है, शी फिजिकली फिट है। आप उसको हाइपरटेंसिव देना चाह रहे हैं और आपने उसको थायराइड दी है। तो थायराइड मैंने आपको क्या कहा था, सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है डिस्टल अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो राइट आंसर ये होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि सोडियम क्लोराइड ये किसका काम है? थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम। ये कौन सी ड्रग है? दिस इज लूप डायूरेटिक्स। ठीक है। 7 साल का बच्चा है, क्लिनिक में आया माँ से, माँ ने कहा है शार्प पेन है उसको फ्लैंक्स में, डिसयूरिया भी है, और 24 आवर कैल्शियम टेस्ट जो है उसका एबनॉर्मल। बच्चे को बताया गया है कि बच्चे को इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया है। तो कौन से मेडिकेशन आप ऐसी देंगे जो कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन यूरिन में कम करे? एक बात याद रखें कैल्शियम के हवाले से, यूरिन में कैल्शियम ज्यादा करती है लूप, और यूरिन में कैल्शियम कम करती है थायराइड। सो आपको ये वाला फैक्ट चाहिए कि यूरिन में कैल्शियम कम चाहिए, तो आप बच्चे को थायराइड डायरेटिक्स देंगे। तो इनमें से कौन सी थायराइड है? सी। सी इज द राइट आंसर। अब इतना लंबा स्टेम लिखने के बाद अच्छा, हाइपरटेंशन का पेशेंट था, पेनफुल उसको बिग डो है। वो पूछना चाह रहा है कौन सी ऐसी ड्रग है जिसमें यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा होते हैं? इससे नहीं होते, एमिलोराइड से नहीं होते, स्पाइरोलेक्टोन से नहीं होते, मैनिटोल से नहीं होते, थायराइड या लूप डायूरेटिक से होते हैं। अच्छा, टीबी की कौन सी ड्रग है एंटी टीबी जिससे यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा होते हैं? एनीवन, जल्दी से। पायरेजिनामाइड, गुड, एक्सीलेंट। 57-year-old मैन है, हिस्ट्री अल्कोहल की। अच्छा, 57-year-old man with a history of alcohol use. First episode of CCF की likely to come treated cardio, तो वो डायबिटिक हार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था हार्ट फेलियर में क्या होता है, तो हार्ट फेल होता है तो पानी चला जाता है। तो आपने पेशेंट को ऐसी ड्रग देनी होती है जो डायलिसिस करवाए, तो लूप डायबिटिक्स आप देते हैं, लूप वाली। तो कहता है, पूछा जा रहा है कि प्रेफर्ड कौन से करेंगे? लूप वाली प्रेफर्ड करेंगे, क्यों? थिक असेंडिंग लिंग में इनकी सोडियम को रिएब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी को ज्यादा इफेक्ट करती हैं, इस वजह से डायूरिसिस होगी और एडिमा में से आउट हो जाएगा। नया में दोबारा वही है। अच्छा, यहाँ पे पेशेंट है CCF का, आपने सेवरल मेडिकेशन दी है, फ्यूरोसमाइड भी दी है। पेशेंट को हाइपोकलीमिया हो गया, जाहिर सी बात है लूप डायबिटिक से होता है। तो हाइपोकलीमिया को प्रिवेंट करने के लिए CCF में आप कौन सी ड्रग देंगे? और इसका मोर्टेलिटी बेनिफिट भी है CCF में, उस स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन है। अच्छा, CCF में कौन सी 3 दवाइयां हैं जिनका मोर्टेलिटी बेनिफिट है? ये आपको आ सकता है, बीटा ब्लॉकर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एड्स। ये 3 दवाइयां जो कि बेनिफिट इनको। अब ये आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछना चाह रहा है एसिटोसोलामाइड का। वो क्या करती है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करती है। अब ये आपको पता है लूप ऑफ हेनरी होती है,
यहाँ से हाइड्रोजन एक्सक्रीट होता है, सोडियम एब्जॉर्ब होता है। हाइड्रोजन बाई कार्ब के साथ एक्ट करता है और कार्बोनिक ये बनता है, ये अंदर जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट दोबारा टूटता है, हाइड्रोजन आयंस एक्सक्रीट होते हैं, बाई कार्ब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये नॉर्मली हमारी लूप ऑफ हेनरी में चल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में ये प्रोसेस एक चल रहा होता है। तो एसीटोसोलामाइड जब आप किसी मरीज को देते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो इस स्टेप को इनहिबिट कर देता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन जो होती है ना, वो स्टॉप हो जाती है, हाइड्रोजन नहीं एक्सक्रीट हो पाता, तो बाइकार्ब फ्लूइड में लॉस होना शुरू हो जाते हैं, बाइकार्ब का लॉस ज्यादा हो जाता है, फिर डायूरेसिस करवाते हैं। इसीलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो होते हैं, इनसे जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं एसीटोसोलामाइड, तो पीएच यूरिन की बढ़ती है, फिर बाद में कम हो जाती है क्योंकि सारा बाइकार्ब यूज हो चुका हो। तो और ये एसीटोसोलामाइड किस मरीज को ज्यादातर देते हैं? एनीवन कैन टेल मी? एसीटोसोलामाइड एक तो आप देते हैं कैटरेक्ट वाले जिनको ग्लूकोमा होता है, ठीक है, ये जो अभी दी हुई है, या आप देते हैं माउंटेन सिकनेस हो, माउंटेन सिकनेस, ठीक है। अब ये कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही होता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को इनहिबिट करती है। और मैकेनिज्म क्या होगा? रिड्यूस करेगी एब्जॉर्प्शन बाय कार्ब। मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दिया, दोबारा थोड़ा सा बता तो नहीं रखते, मैंने गपला मार दिया। ये होते हैं ल्यूमन, ये होता है ब्लड, ठीक है। बाय कार्ब नॉर्मली ना एक्सक्रीट हो रहे होते हैं यूरिन के अंदर, ये ल्यूमन है, ठीक है, यहाँ से यूरिन के अंदर चीज जा रही है। अब ये सेल पड़ा हुआ है। बाय कार्ब नॉर्मली कैसे एब्जॉर्ब होता है? इसका तरीका ये होता है कि बाय कार्ब इधर आते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सक्रीट होता है और सोडियम एब्जॉर्ब होता है, तो H2CO3 बनता है। ये सेल के अंदर आता है, इसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेट सेट करता है, दोबारा हाइड्रोजन देता है और बाय कार्ब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये बॉडी का एक, जब भी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, तो बॉडी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इस मैकेनिज्म, ये रीनल कंपनसेशन इस तरह होती है। अब जब आप किसी मरीज को देते हैं ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, तो ये एक ल्यूमिनल होता है, एक सेल के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होता है, ये बंद काम करना छोड़ देते हैं। जब ये काम करना छोड़ते हैं तो टू मच बाय कार्ब सीधा सीधा यूरिन में चला जाता है, सीधा यूरिन में बाय कार्ब। बाय कार्ब जब यूरिन में चला जाएगा तो बाय कार्ब की एब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो जाएगी, हाइड्रोजन भी नहीं निकलेगा। तो असल नेट इफेक्ट ये होता है कि बाय कार्ब की डीएब्जॉर्प्शन ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ये उसने ये पूछा हुआ, 3 साल की बच्ची है, एडीमा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद हुआ है, तो माइल्ड अल्बुमिनुरिया एज वेल हाइपोअल्बुमिया, हाइपरलिपिडीमिया, तो स्प्रेड सिमिलर एपिसोड रिस्पॉन्डिंग टू स्टीरॉइड्स। बच्चों के अंदर जब भी इन्फेक्शन होना, और बात सुनिए, स्टीरॉइड को अगर रिस्पॉन्स कर रहा हो, स्टीरॉइड को रिस्पॉन्स कर रहा हो, तो ये मिनिमल चेंज डिजीज होता है। अच्छा, अब मिनिमल चेंज डिजीज कैसे आपने मिनिमल चेंज डिजीज पिक किया है? व्हाई इट्स नॉट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? एनीवन? कोई भी बच्चा मुझे बताए ये पोस्ट